हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई? एकदम ज़बरदस्त तरीके से। आज दोस्तों हम सभी लोग चैप्टर नंबर 11 द्रव्यमान केंद्र या सनहति केंद्र के बारे में सीखने वाले हैं। और तो और दोस्तों, इस चैप्टर की पूरी जो थ्योरी है मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 11 पूरी तरीके से खलास हो जाएगा और अगली वीडियो में इस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल को सीखने वाले हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हो जाइए तैयार। ज़बरदस्त तरीके से हर एक चीज़ को दोस्तों समझते चलेंगे और साथ ही साथ बेहतरीन सा सुंदर सा ज़बरदस्त नोट्स बनाते चलेंगे। तो देर किस बात की है, निकालो कॉपी और पेन और हो जाओ ज़बरदस्त तरीके से तैयार। दोस्तों पहले हम लोग समझते हैं कि द्रव्यमान केंद्र या सनहति केंद्र क्या होता है। तो इस द्रव्यमान केंद्र या सनहति केंद्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कण क्या होता है और निकाय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपना ध्यान 1-2 मिनट के लिए हम लोग देते हैं कण पर और निकाय पर। तो दोस्तों कण जो होता है, कण जैसे कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा, ठीक है, जो सबसे छोटा होता है वही कण कहलाता है। यानी जिससे पदार्थ मिलकर बना होता है वही अपना क्या कहलाता है, कण कहलाता है। और निकाय क्या होता है, निकाय से आप पदार्थ को निकाय बोल सकते हो। जैसे अपना रूम है दोस्तों, रूम अपना क्या है, कोई निकाय है। क्यों निकाय है? क्योंकि अपना जो रूम है उस रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं, अलमारी हैं, आपके कपड़े टंगे हुए हैं, आपके सामान रखे हुए हैं, आपकी बुक अलमारी पे रखी हुई है और बहुत सारी चीज़ें जो रूम में हैं। तो हम लोग रूम को पूरा क्या बोल सकते हैं, निकाय बोल सकते हैं। वही रूम से बाहर आए तो अपना पूरा मकान, एक मकान अपना क्या हो गया, निकाय हो गया है। निकाय क्यों हो गया है? क्योंकि मकान में बहुत सारी चीज़ें हैं तो अपना मकान क्या हो गया है, निकाय हो गया है। तो ये बात आप समझ पा रहे हो, निकाय क्या हो रहा है, निकाय किसे कहते हैं। तो निकाय जो है बहुत सारे कणों से मिलकर जो बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है वही क्या होता है दोस्तों, निकाय होता है। तो अब आते हैं द्रव्यमान केंद्र की जो प्यारी सी परिभाषा। देखो द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र, केंद्र मतलब होता है केंद्रित हो। अब ये नहीं कि केंद्र मतलब जो हम लोग सर्कल में पढ़े हुए हैं ना, कि सर्कल में केंद्र बीच में होता है तो हम लोग केंद्र मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द्रव्यमान जहाँ पर केंद्रित हो वही आपका क्या कहलाता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। किसी भी निकाय का वह बिंदु जहाँ पर उस निकाय का द्रव्यमान केंद्रित होता है या द्रव्यमान को हम लोग केंद्र मान लेते हैं वही बिंदु क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। देखो प्यारी सी परिभाषा मैंने आपको लिखा हुआ है, आपको केवल सुनते भर में, देखते भर में परिभाषा आपकी खोपड़ी में याद हो जाए। देखो मैंने क्या लिखा है, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र, निकाय आया ना, तो निकाय मैंने इसलिए पहले आपको बताया। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। जरूरी नहीं है दोस्तों कि वहाँ पर हो ही हम लोग माना जा सके, वहाँ पे मान सकते हैं, वहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, ठीक है। केंद्रित माना जा सके, निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, ठीक है। ये देखो मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, वही क्या होता है, निकाय का द्रव्यमान केंद्र होता है। अब दोस्तों इसके बाद में देखो जो लिखा ना, बहुत गजब लाइन मैंने क्या लिखा कि जो निकाय का द्रव्यमान केंद्र होता है वह निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाय के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अपने को दोस्तों ऐसा लगता है कि जो निकाय का द्रव्यमान केंद्र है वह द्रव्यमान केंद्र तो जब भी रहेगा हमेशा अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे कोई भी वस्तु की कल्पना करें तो उसका जो द्रव्यमान होगा वह द्रव्यमान पूरा उस वस्तु में समान रूप से फैला रहेगा।
तो जब जैसे मार्कर, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ये मार्कर दोस्तों, ये मार्कर का जो द्रव्यमान है, क्या मार्कर का द्रव्यमान सिर्फ एक जगह पे है? क्या एक जगह जहाँ मैं पकड़ा हुआ हूँ इसको, क्या हम लोग इसके द्रव्यमान को, केंद्र को सिर्फ यहाँ पे मान सकते हैं स्थिर? एकदम नहीं मान सकते हैं। इसका द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान पूरे जगह पे फैला हुआ है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे मान लें और कोई भी बल लगाएं, ऐसा लगे कि बल यहीं पे काम कर रहा है, ये अगर मारकर गति करे, ऐसा लगे कि यहीं से सब कुछ अप्लाई हो रहा है, तो यह बिंदु क्या कहलाएगा? द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। लेकिन वैसे दोस्तों अपने को नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो मैंने कैप निकाला इसका, अब बताओ इसका द्रव्यमान क्या हो गया? इससे अलग हो गया। इसका मतलब है कि इसका द्रव्यमान केंद्र जो है यहाँ पे तो नहीं है, पूरे फैला हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? किसी एक बिंदु पर मान लेते हैं, किसी एक बिंदु पर मान लेते हैं। जिस बिंदु पर मान लेते हैं वही बिंदु क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। किसी निकाय का वह बिंदु जिस बिंदु पर निकाय का द्रव्यमान केंद्र केंद्रित माना जा सके, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों अपने का जो है, जो बाहर हो सकता है, किसका बाहर हो सकता है? जैसे अपना कोई छल्ला हो, ठीक है, खोखला बेलन हो, खोखला गोला हो, इन सभी का इन सभी का जो द्रव्यमान केंद्र है, इन सभी का जो द्रव्यमान केंद्र है, वह द्रव्यमान केंद्र इनके पदार्थ के क्या होता है? बाहर होता है। ठीक है, जो मैंने बताया ना कि अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। मैक्सिमम चीज़ों का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है? अंदर होता है। कुछ चीज़ों का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? बाहर होता है। तो बाहर किसका होता है? तो मैंने यहाँ बताया कि आपका छल्ला हो, आपका खोखला बेलन हो, आपका खोखला गोला हो, इन सभी चीज़ों का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? पदार्थ के बाहर होता है, जबकि मैक्सिमम चीज़ों का द्रव्यमान केंद्र उस पदार्थ के अंदर होता है, अंदर किसी जगह पे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है और द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब दोस्तों हम लोग इसके आगे आते हैं, हम लोग हेडिंग डालते हैं कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, क्या ही डालते हैं? दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, मैं साइड होता हूँ, इसको आप वीडियो को रोक करके भाई साथ साथ नोट्स बनाते चलें, साथ साथ समझते चलेंगे, तो आपको चैप्टर ना बहुत ही इजी लगने वाला है, बहुत ही आसान लगने वाला है, और एक ही वीडियो में चैप्टर की पूरी थ्योरी को मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि आपको मजा आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। देखो भाई, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र। अब तो इतना आपके दिमाग में भेजे में बात चली गई है कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है वह किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जो निकाय होता है वह निकाय क्या होता है? बहुत सारे कणों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कोई निकाय मान ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? कोई निकाय मान ले रहा हूँ। ठीक है, लो भाई, मैंने मान लिया कि ये है कोई निकाय ये देखो मैंने कोई निकाय मान लिया भाई, चलो यहाँ पे ये मैंने मान लिया। ठीक है, ये कोई निकाय हो गया। ठीक है, माना कोई निकाय दोस्तों। अब ये जो निकाय हमने मान लिया हुआ है, इस निकाय में हम लोग अभी दो कण लेना है। अपने को कितना कण के लेना है? दो कण। माना कोई एक निकाय है, इस कण में दो, इस निकाय में दो, देखो दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, तो इस निकाय में कितने कण हैं? सिर्फ दो कण हैं। मान लो पहला कण यहाँ पे है और दूसरा कण यहाँ पे है। माना दोस्तों हमने कोई निकाय, ठीक है, वह निकाय दो कणों से मिलकर बना हुआ है। पहले कण का द्रव्यमान हमने मान लिया m1, दूसरे कण का द्रव्यमान हमने क्या मान लिया हुआ? m2। अब इस m1 की हम मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश मानते हैं। तो मूल बिंदु तो मानने के लिए देखो पहले अपने को ये बनाना पड़ेगा, तो ये हमने बना दिया। जब तो हमने ऐसा बना दिया, तो यहाँ से अगर हम उसको मिलाएंगे, यानी पहले वाले कण को यहाँ से मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर। ये दूसरा कण है, दूसरे कण का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r2 वेक्टर। पहला कण है, पहले कण का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर। दूसरे कण का m2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो गया? r2 वेक्टर हो गया। अब दोस्तों अगर ये जो निकाय है, जो दो कण m1 और m2 से मिलकर बना हुआ है, इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वह मैं मान ले रहा हूँ इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे है द्रव्यमान केंद्र, मैं यहाँ पे मान लिया। अच्छा, जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा उसको मैं लिखा r
सी एम, ठीक है। सी एम, सी मतलब सेंटर, एम मतलब मास, यहाँ पे सी एम मतलब सेंटीमीटर में समझ लेना। सी मतलब सेंटर, एम मतलब मास, सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सी से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं किससे लिखा, सी से, ठीक है, सी से लिखा। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग शब्द लिखना चाहते हैं, मैं शब्द आपको बोलूँगा, आप शब्द सीखो और शब्द मेरे मुंह से जो बोल रहा हूँ ना, वहाँ से आप शब्द को बनाने का और लिखने का पूरा प्रयास करना है। माना 2 कणों के एक निकाय में, कोई ऐसा निकाय है जिसमें कितने कण हैं, 2 कण हैं। माना 2 कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं। माना 2 कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं, जिनकी मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर तथा r2 वेक्टर हैं। r1 वेक्टर तथा r2 वेक्टर हैं। अभी दोस्तों हम लोग n कणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आप अभी जब सीखे रहोगे ना शब्द लिखना, शब्द बोलना, तो आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हमने क्या बताया, माना 2 कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं, जिनकी मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है। यदि निकाय के द्रव्यमान केंद्र C का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश RCM वेक्टर हो, तब RCM वेक्टर बराबर, तब दोस्तों यहाँ से RCM वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपान M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हुआ, एकदम नहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों ये जो हमने C माना हुआ है, C जो माना हुआ है, इसके निर्देशांक x, y हो, और जो यहाँ पे हमने पहला बिंदु लिया हुआ है मान लो A, दूसरा बिंदु जो हमने लिया उसका बिंदु B, इस बिंदु A का निर्देशांक x1, y1 और इस बिंदु के निर्देशांक x2, y2 हो, ठीक है। फिगर में ऐसा बना सकते हो भाई, थोड़ा फिगर बढ़िया से बनाओगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो लिखना, बस ये फिगर में लिखना है आपको, मैं उसको बोल दे रहा हूँ शब्दों में। जो अपना C है, C मतलब इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक x, y हो गए। पहला बिंदु उसके निर्देशांक x1, y1, जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक x2, y2 अगर है, तब जो है तो ये x बराबर जो आपका आएगा, तो दोस्तों यहाँ से x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2 तथा दोस्तों अपना y बराबर जो निकल के आएगा, y बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। ये दोस्तों मैंने कहाँ से लिखना सिखाया आपको, यहाँ से, जो मैंने ये आपको बताया ना, यहाँ से आपको सेम टू सेम ऐसे कॉपी करके लिखने आना चाहिए। ये उम्मीद करता हूँ कि लिखने आपको आ गया होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी दोस्तों ये हमने कोई निकाय लिया, उसमें कितने कण हैं, 2 कण हैं। अब जो निकाय लेने जा रहे हैं उसमें n कण हैं। अरे तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जैसे हम लोग दोस्तों 2 कण वाला लिखे हैं, वैसी अभी हम लोग n कण वाला भी छापने वाले हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग n कण वाला भी छापने वाले हैं। तो भाई मैं साइड होता हूँ, पहले आप लोग इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। चलो भाई हो गया, एकदम वीडियो को रोक करके आपने नोट कर लिया। अब हम लोग दोस्तों आते हैं n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र देखते हैं और हम लोग उसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई मिटा दे, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग n कणों के निकाय का, ठीक है, 2 कणों की जगह पे यहाँ पे n 2 की जगह पे क्या बनाना है दोस्तों, अब की बार n बना देना है, ठीक है। देखो कैसे बन जाएगा भाई, यहाँ पे n, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है।
अब देखो उसको दोस्तों हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको बढ़िया तरीके से समझो। ठीक है, मैं यहाँ पे अगली बार जो 2 कण वाला निकाय था मैंने उसको ऐसे बनाया कि ये कोई निकाय है, इसमें 2 कण थे M1 और M2। ठीक है, अब की बार दोस्तों मैं अपने मन से भाई कुछ भी निकाय मानना है। ठीक है, जैसे क्या सबके घर की साइज़ एक जैसी होती है, सबके रूम की साइज़ एक जैसी होती है, सबके बैग की साइज़ एक जैसी होती है, सबका मुंह एक जैसा होता है, कुछ नहीं। तो वो सब कुछ जो था मैंने बोला एग्जाम्पल, वो सब क्या है, निकाय है। अरे बोलो भाई क्या है, निकाय है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे निकाय अब की बार उसका शेप कुछ अलग ले रहा हूँ। लोगो भाई ये मैंने कोई निकाय बना दिया, आलू के जैसा मैंने कोई निकाय बना दिया। ये क्या है दोस्तों, निकाय है। अब इस निकाय में कितने कण हैं, अरे लो भाई n कण हैं। कितने कण हैं दोस्तों, n कण हैं, 1 2 नहीं, इसमें n कण हैं। कितने कण हैं, n कण हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना निर्देशांक x और y। लो भाई यहाँ पे मैंने लिया x और यहाँ पे मैंने ले लिया y। मान लो ये है अपना पहला वाला कण M1, ये दोस्तों दूसरा वाला कण M2। ठीक है, ये दूसरा वाला कण हो गया M2। मान लेता हूँ यहाँ पे तीसरा वाला कण है M3 और यहाँ पे n वां वाला कण है Mn। ठीक है, तो Mn को ये थोड़ा इधर कर दूँ ताकि लाइनियाँ खींचने में अच्छी लगे भाई, Mn। ठीक, तो दोस्तों जो पहला वाला कण है, पहले वाले कण का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर, r1 वेक्टर। दूसरे वाले कण का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वह हो जाएगा आपका r2 वेक्टर। तीसरे वाले कण का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r3 वेक्टर। जो n वां वाला कण है उसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश rn वेक्टर। बताओ दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं। जैसे वहाँ पे r1 r2 था, यहाँ पे r1 r2 r3 rn तक है, rn तक है। ठीक है, अब जो इस निकाय बना हुआ है, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, इसके बीच में ले रहा हूँ। क्योंकि ये कोई खोखला मैंने नहीं, खोखला छल्ला नहीं लिया है, ना खोखला बेलन लिया है, ना खोखला गोला लिया है। अगर ये कुछ लेता मैं एग्जाम्पल में तो मुझे इसके बाहर रखना पड़ता। तो ये मैंने कोई ठोस चीज़ ले लिया है जिसका द्रव्यमान केंद्र इसके अंदर होगा, और द्रव्यमान केंद्र दोस्तों इसके अंदर होगा। तो उस द्रव्यमान केंद्र को मैं मान लेता हूँ कि भाई चलो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे है, और द्रव्यमान केंद्र को मैंने लिखा C से। द्रव्यमान केंद्र को दोस्तों मैंने किससे लिखा, C से लिखा। और इस C का मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा उसको तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला। थोड़ा लाइन में सीधी नहीं आई तो सीधी आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCM वेक्टर, RCM वेक्टर। दोस्तों आप अगर शब्द लिखना चाहते हो, अगर आप शब्द लिखना चाहते हो तो मैं आपको शब्द बोलने सिखा रहा हूँ, आपको लिखना सिखा रहा हूँ। कैसे लिखोगे, वहाँ पे क्या था कि 2 कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान M1 M2 है। यहाँ पे n कणों के एक निकाय में है ना, n कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान M1 M2 M3 डॉट डॉट Mn है, जिनकी मूल बिंदु O के सापेक्ष, देखो मूल बिंदु यहाँ पे है ना O, यहाँ पे दोस्तों अपना मूल बिंदु O, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर कामा r2 वेक्टर कामा r3 वेक्टर डैश rn वेक्टर हैं। इतनी बातें वहाँ भी लिखवाया, इतनी बातें यहाँ भी मैं प्यारी प्यारी बातें बोल रहा हूँ। और देखो यदि इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र C का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश, यदि इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र C का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश RCM वेक्टर हो, क्या हो, RCM वेक्टर हो, तब देखो जैसे वहाँ पे मैं वहाँ वाला पहले मैं लिखता हूँ जो ही पहले पढ़ाया। मैंने क्या बताया कि वहाँ पे RCM वेक्टर बराबर मैंने क्या लिखा था, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर बटे M1 प्लस M2। अब बताओ दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा ना RCM वेक्टर, CM मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ना कि सेंटीमीटर। RCM वेक्टर बराबर
दोस्तों यहाँ पे 2 था तो 2 तक गया, तो यहाँ पे आप m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस डैश 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 कितने हैं, ढेर सारे होते होते n तक mn rn वेक्टर बटे दोस्तों हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 mn तक। मज़ा आ गया कि नहीं, मज़ा आ गया कि नहीं, एकदम दोस्तों आसान था ना। चलो अब आप देख रहे हो कि m1 m2 m3 डॉट mn इस पूरे निकाय का द्रव्यमान, और पूरे निकाय का द्रव्यमान मैं मान लेता हूँ बड़ का m, क्या मान लेता हूँ, बड़ का m मान लेता हूँ। तो ये जो अपना हो जाएगा RCM वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस डैश 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 mn और n वेक्टर बटे कैपिटल M, जहाँ कैपिटल M क्या है, जहाँ कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश mn आगे आप कर सकते हो, ठीक है, mn हो गया। अच्छा यही कैपिटल M क्या है, निकाय का द्रव्यमान है, निकाय का कुल द्रव्यमान है, निकाय का क्या है, कुल द्रव्यमान है, निकाय का कुल क्या है, द्रव्यमान है। बताओ भाई मजा आ गया कि नहीं दोस्तों, एकदम आसान लगा ना। तो हमने क्या निकाला, पहले 2 कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, फिर हमने क्या निकाल दिया, n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। चलो भाई अब दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं पता है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति। अब दोस्तों इतना चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो द्रव्यमान केंद्र की गति भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है। अब तो आपने जो बेसिक चीज़ था, बेसिक चीज़ आप सीख गए हो, अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे और इस चैप्टर का मज़ा लेकर ही छोड़ने वाले हो, ठीक है। चलो भाई तो दोस्तों अब हम लोग हेडिंग डालते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र की गति। मैं साइड हो गया दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, नोट करना है बढ़िया तरीके से, सुंदर राइटिंग में सुंदर फिगर के साथ आपको नोट करते चलना है, ठीक है। तो मिटा दे, एकदम भाई मिटाते हैं। अब यही डालते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति। तो भाई अब दोस्तों द्रव्यमान केंद्र की गति, आपको पता है दोस्तों हमने द्रव्यमान केंद्र क्या बताया कि किसी भी वस्तु या किसी भी निकाय, हम बार बार निकाय बोल रहे हैं कि निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होता है ना, हम लोग उस मतलब निकाय के अंदर कोई एक बिंदु मान लेते हैं जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो अब हम लोग इस पर कोई बल लगाएंगे तो ऐसा लगेगा बल कहाँ पे लग रहा है, द्रव्यमान केंद्र पर लग रहा है। वो निकाय गति करेगा तो ऐसा लगेगा कि निकाय जो द्रव्यमान केंद्र है ना, वो द्रव्यमान केंद्र अपना गति करा, उसी पे सब कुछ डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति। चलो भाई अब दोस्तों जो मैं अभी आपको 2 बार लिखवाया, एक बार 2 कणों के लिए, एक बार n कणों के लिए, वही दोस्तों शब्द आपको फिर लिखना है। तो चाहो आप फिर लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या लिखोगे, माना n कणों के एक निकाय में, माना n कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3 डैश डैश mn हैं, जिनकी मूल बिंदु कैपिटल O के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर डैश डैश rn वेक्टर हैं। तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र का, तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र C का मूल बिंदु कैपिटल O के सापेक्ष स्थिति सदिश, जो अभी तक मैं आपको लिखवाते आया हूँ और बताते आया हूँ 2 चीज़ों से ना। पहली बार बताया 2 निकाय 2 कणों के लिए, एक बार n कणों के लिए। अब वही चीज़ मैं लिखता हूँ, देखो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं भाई हम लोग, RCM वेक्टर, RCM वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर
अब तीसरा नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट एन वाला, डॉट 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 एम एन और एन वेक्टर बटे दोस्तों हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश mn, क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं, या इसी को कैसे लिख सकते हैं, आर सी एम वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डैश डैश mn और n वेक्टर बटे दोस्तों यहाँ पे m1 प्लस m2 डैश डैश mn की जगह पे अपने को लिख दिया मैंने कैपिटल M। मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, कैपिटल M लिख दिया। अब मैं अगर यहाँ पे त्रिज्या गुणा कर दूँ, त्रिज्या गुणा करूँगा तो कैपिटल M आर सी एम वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डैश डैश mn और n वेक्टर। अब दोस्तों पता हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। क्यों अवकलन करने वाले हैं, ये पहले अवकलन तो कर लेने दो, अभी आपको समझ में आएगा कि दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बताया है, द्रव्यमान केंद्र की गति। अरे कोई भी चीज़ हो, द्रव्यमान केंद्र ही नहीं, हम तुम कोई भी हो दोस्तों, हम लोग गति कब करते हैं, जब हमारे ऊपर आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से कोई ना कोई बल लगता है। अगर दोस्तों हमारे ऊपर आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से कोई बल नहीं लगता है तो क्या हम लोग गति करते हैं, क्या एकदम नहीं गति करते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र तभी गति करेगा जब उस पर बल लगेगा। दोस्तों अपने को बल निकालना है, अब इस समीकरण से अपने को बल वाले पे ले जाना है, तो बल कैसे आएगा, बस मुस्कुराते हुए देखते चलो, अभी आपको नज़र आएगा कि बल कैसे आ रहा है। तो दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का स्मॉल टी के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर और भाई मिल के अवकलन करते हैं। देखो कैसे, d बटा डी टी। देखो भाई ये देखो यम ना कांस्टेंट पद है, आपको पता है दोस्तों द्रव्यमान जो है क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है भाई, द्रव्यमान कांस्टेंट पद है। तो द्रव्यमान को देखो मैंने पहले यम लिख दिया, d बटा डी टी, ठीक है, आर सी एम वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब कि जो आर सी एम था, आर सी एम का टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया गया। यहाँ पे m1 बाहर हो गया, d बटा डी टी r1 वेक्टर। हर पदों में भाई अलग अलग सब पद हैं, सबका अवकलन हो जाएगा, m2 d बटा डी टी r2 वेक्टर प्लस डैश 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 mn d बटा डी टी rn वेक्टर। अब दोस्तों जरा देखो, r मतलब क्या है, दूरी है, t क्या है, समय, दूरी बटा समय। अरे यार ऐसे बताओ दोस्तों, आपने क्या ऐसे नहीं सीखा क्या कि v बराबर डी एस बटा डी टी, दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो बताओ r क्या है, दूरी तो है, r क्या है, दूरी तो है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना m v c m वेक्टर, ठीक है, बराबर m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डैश डैश mn vn वेक्टर। ठीक है, अभी तो भाई वेग आया है, अपने को तो क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, तब जाके द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल मिल जाएगा। तब जाके दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। तो अपने को अभी वेग मिला है, तो वेग से हमें क्या बनाना है, त्वरण। वेग से हमें क्या बनाना है, त्वरण। तो दोस्तों मैंने आपको कभी न कभी ज़रूर सिखाया है कि अगर त्वरण जो होता है ना, त्वरण ए बराबर क्या होता है, डी वी अपान डी टी। अब बताओ दोस्तों v मिल गया है, तो d अपान डी टी कब बनेगा, जब t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। पुनः दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार तो अवकलन हो गया है, एक बार और अवकलन करते हैं, ठीक ना। एक बार हम लोग क्या करते हैं, और अवकलन करते हैं। पुनः दोनों पक्षों
पुनः दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर पुनः दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल यम वेग का अवकलन देखो d/dt VCM वेक्टर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 d/dt V1 वेक्टर प्लस m2 d/dt V2 वेक्टर प्लस डैश mn d/dt Vn वेक्टर। ठीक है, ये अपना हो गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे m यहाँ पे तो है ही है भाई, ये देखो m तो अपना है ही है, d/dt वेग बटा समय, और ये वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है। तो ACM वेक्टर बराबर m1 A1 वेक्टर प्लस m2 A2 वेक्टर प्लस डैश mn AN वेक्टर, mn AN वेक्टर हो गया। यम ACM वेक्टर बराबर द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डैश FN वेक्टर। ठीक है, तो ये दोस्तों सब क्या है, Fz मतलब कि कोई भी वस्तु गति तब करती है जब बाहर से हम लोग बल लगाते हैं, बाहर से धक्का देते हैं। ठीक है, साइकिल खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, हम लोग जानबूझ के धक्का देके गिरा देते हैं, तो हम बाहर से बल लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये बाह्य बल देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यम ACM वेक्टर बराबर FEXT एक्सटर्नल पढ़ते हैं, F एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, बाह्य बल पढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्तों, आपने देखा कि निकाय के कुल द्रव्यमान, ये क्या है कैपिटल क्या, निकाय का कुल द्रव्यमान, निकाय के कुल द्रव्यमान और निकाय के कुल द्रव्यमान और निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण का गुणनफल उस निकाय पर कार्य कर रहे सभी बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो किसी निकाय का कुल द्रव्यमान और उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, भाई ACM मतलब सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का, A मतलब त्वरण, किसी निकाय के द्रव्यमान और उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के गुणनफल उस निकाय पर कार्य कर रहे सभी बाह्य बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों अपने को यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा जो द्रव्यमान केंद्र होता है, जो अपना द्रव्यमान केंद्र होता है, वह द्रव्यमान केंद्र ऐसा होता है कि उस पर सभी बल जाकर के द्रव्यमान केंद्र पर ही लग रहे हैं और वस्तु ऐसे गति कर रही है जैसे उसका द्रव्यमान केंद्र ही सब कुछ हो और द्रव्यमान केंद्र के अंदर ही गति कर रहा है। यहाँ से ये बातें हमें स्पष्ट हो पा रही है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या कि द्रव्यमान केंद्र की गति। ठीक है, कोई दिक्कत एकदम नहीं, बस ये समीकरण हुआ, 2 बार हमने टी के सापेक्ष अवकलन करके हमने ये निकाल दिया। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से एक और चीज़ समझने वाले हैं, और वो क्या समझने वाले हैं, संवेग संरक्षण। क्या समझने वाले हैं, संवेग संरक्षण। और अब के लिए गजब की बात यह है कि संवेग संरक्षण में भी सब कुछ ऐसे ही होने वाला है, संवेग संरक्षण में भी सब कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो ये आपके लिए कितनी गजब की बात है कि एक आप तैयार करो, आपका दूसरा वैसे ही आपको तैयार हो जाएगा, संवेग संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो द्रव्यमान केंद्र की गति है, मैं पहले साइड होता हूँ, वीडियो को रोक करके आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे जो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों अपना ये संवेग संरक्षण। अब देखो कितना गजब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब कुछ आपको यहीं से मिलने वाला है। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। ठीक है, अपने को दिखाना है कि जो अपना द्रव्यमान केंद्र है वह द्रव्यमान केंद्र संवेग संरक्षण के भी नियम को पालन कैसे करता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो पहली लाइन तो आपको वही, अगर आप लिखना चाहते हो, माना n कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान, अगर लिखना चाहते हो तो, नहीं लिखना चाहते हो तब भी चलेगा।
अगर लिख सकते हो भाई फिर मैं बोल दे रहा हूँ, माना n कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3 डैश mn है, जिनकी मूल बिंदु कैपिटल O के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर डैश डैश rn वेक्टर है, तब उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र C का मूल बिंदु कैपिटल O के सापेक्ष स्थिति सदिश RCM वेक्टर बराबर, ये लाइन हो गई, ये लाइन दोस्तों हो गई RCM वेक्टर बराबर, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर मैंने क्या होता है m1, m2, m3 डॉट mn कैपिटल M के बराबर होता है, ये लाइन हो गई। वाह भाई क्या बात है दोस्तों, देखो रे। उसके बाद ये देखो कैपिटल M को मैंने त्रिज्या गुणा करके भेज दिया यहाँ पे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दिया मैंने, ये अवकलन करने के बाद ये अपना आ गया यहाँ तक। क्या बात है भाई दोस्तों, यहाँ तक तो सेम हो गया, मजा आ गया ना। अब आपको दोबारा अवकलन तो करना है लेकिन कुछ अलग तरीके से, ठीक है, दोबारा अवकलन तो करना है। अब यहाँ पे जगह थोड़ा सा है, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तब दोबारा अवकलन करते भाई हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा MVCM वेक्टर, यहाँ पे आपका हो जाएगा MVCM वेक्टर बराबर ना P1 प्लस P2, या फिर मैं इसको P लिख सकता हूँ, P बराबर भाई संवेग P बराबर क्या होता है mv, संवेग P बराबर क्या होता है mv, तो मैं इसको P लिख दे रहा हूँ, कैपिटल P वेक्टर बराबर, यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ P1 वेक्टर प्लस ये P2 वेक्टर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर हो जाएगा ये Pn वेक्टर, क्या हो जाएगा ये Pn वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा जो ये P वेक्टर है, ये P वेक्टर किसके बराबर है, ये अपना जो P वेक्टर है वह P वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपना यहाँ पे P वेक्टर है, तो P वेक्टर बराबर आपने क्या देखा भाई, जो P वेक्टर है P वेक्टर बराबर MVCM वेक्टर, ठीक है, MVCM वेक्टर। दोनों पक्षों का यहाँ पे मैं t के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः जब अवकलन करते हैं, जब पुनः अवकलन करेंगे तो dp वेक्टर अपान dt बराबर क्या हो जाएगा d अपान, या मैं m को बाहर कर लूँ, m भाई कांस्टेंट पद है, m अपना वैसे ही बाहर हो जाएगा, तो m बाहर हो गया d अपान dt VCM वेक्टर, तो dp अपान dt बराबर MACM वेक्टर, और f बराबर ma, तो dp अपान dt बराबर dp वेक्टर यहाँ पे है, dp वेक्टर अपान dt बराबर f बराबर ma, तो यहाँ पे दोस्तों FEXT F एक्सटर्नल आ जाएगा। अभी जो हमने किया था आपका F एक्सटर्नल, तो अगर दोस्तों यदि भाई संवेग संरक्षण क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो उसका संवेग बाह्य बल आरोपित ना करने पर भी उसका संवेग अगर संरक्षित रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अगर दोस्तों किसी वही भी वस्तु है, उस वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, फिर भी उस वस्तु का टोटल संवेग संरक्षित रहे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। तो इसीलिए मैं F एक्सटर्नल यानी बाह्य बल को क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। यदि F एक्सटर्नल वेक्टर बराबर 0 हो तब दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, dp वेक्टर अपान dt वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों dp वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dp वेक्टर बराबर 0, तो इसका मतलब नहीं कि p बराबर 0, ठीक ना, p बराबर 0 नहीं। तो अब बताओ ये d मतलब होता है अपना अवकलन, तो किस चीज़ का अवकलन 0 होता है, तो नियतांक का अवकलन 0 होता है। तो हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि p बराबर नियतांक, p बराबर क्या हो गया अपना नियतांक। तो p बराबर नियतांक हो या p बराबर P1 प्लस P2 बराबर सब कुछ नियतांक, मतलब पहले का संवेग बाद का संवेग सब कुछ क्या है बराबर, p बराबर क्या हो गया नियतांक हो गया। तो इससे अपना स्पष्ट होता है कि जो संवेग मतलब अपना द्रव्यमान केंद्र है
वह रेखीय संवेक्षण के नियम का पालन करता है। बस अपने को ये दिखा देना है कि P = क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, P = नियतांक होता है, बस अपने को ये दिखा देना है। बताओ दोस्तों, ये सब पहले वाली चीज़ मैंने आपको जो बताया। फिर यहाँ से इस P बराबर क्या होता है, mv/c, m वेक्टर। फिर हमने दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, अवकलन करके हमने ये सब चीज़ें निकाल दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोगों को बिना कोई दिक्कत परेशानी के एकदम समझ में आ रहा होगा और आप मुस्कुराते हुए बढ़िया से हर एक चीज़ को नोट करते हुए चलते रहो। चलो भाई, मैं बगल में हो गया हूँ, मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को रो करके बढ़िया तरीके से इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलो भाई, अब आगे आते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कोई भी आपका मतलब आकृति दिया है, उस आकृति का हम लोग द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी आकृति का हम लोग द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं, आओ हम लोग थोड़ा सा उसको समझ देते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो दोस्तों, कोई भी आकृति और आकृति जो हम लोग निकालेंगे वह सब निकालेंगे दृढ़ पिंड का। किसका निकालेंगे, दृढ़ पिंड का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा दूँ एकदम भाई। तो पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों दृढ़ पिंड होता क्या है। ठीक ना, मैंने क्या बोला, दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ये दृढ़ पिंड क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग किसी भी दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र को कैसे निकालते हैं, उसके फार्मूले पर थोड़ा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, दृढ़ पिंड, छोटी सी प्यारी सी परिभाषा अपना हो गया दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड, RIGID, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। दोस्तों, दृढ़ पिंड वह पिंड होता है, ठीक है, मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, आपको अपना लिख देना है कि दृढ़ पिंड वह पिंड होता है जिस पर कितना भी बड़ा बल क्यों न लगाया जाए। दृढ़ पिंड वह पिंड होता है जिस पर कितना भी बड़ा बल क्यों न लगाया जाए, लेकिन उसकी आकृति में कौनो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, दृढ़ पिंड वह पिंड होता है जिस पर कितना ही बड़ा बल क्यों न लगाया जाए, लेकिन उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लिख लिया आप। तो दोस्तों, दुनिया भर में कोई भी पिंड दृढ़ पिंड नहीं होता है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग अगले चैप्टर में बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। दृढ़ पिंड के बारे में, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति जब पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी अपना ध्यान जा रहा है कि द्रव्यमान केंद्र निकालने के फार्मूले पर। तो ये दृढ़ पिंड समझ में आ गया। दृढ़ पिंड वह पिंड होता है जिस पर कितना भी बड़ा बल क्यों ना लगाया जाए, लेकिन उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम लोग अपना कॉमन सेंस लगा कर समझ सकते हैं कि दुनिया की कोई भी पिंड दृढ़ पिंड नहीं हो सकती है। अगर आप लोहा को मारो, लोहा देख रहे हो, तो लोहा अगर अपने हाथ से हम लोग दबाते हैं कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसी को लोहे को हथौड़े से मारोगे तो उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों कोई भी वस्तु कल्पना करो आप, उसको अपना लगेगा कि हम उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पिंड होते हैं जिनमें परिवर्तन ना के बराबर होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पिंड। उसी को क्या बोलते हैं, दृढ़ पिंड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब दोस्तों कोई सतत पिंड है, सतत पिंड का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं। ये सतत पिंड क्या होता है, जैसे दोस्तों ये हमने कोई दृढ़ पिंड ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, कोई दृढ़ पिंड ले लिया। अब दोस्तों ये जो दृढ़ पिंड है, इस दृढ़ पिंड के अंदर जो कण होंगे वह कण क्या होंगे, बहुत 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 पास होंगे। क्या होंगे, बहुत 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 पास होंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो ये आपका जो दृढ़ पिंड है, इस पिंड का जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान पूरे निकाय के अंदर, पूरे पिंड के अंदर, अब पिंड को निकाय बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो अपना पिंड है वह छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। जो पिंड है अपना वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर जो द्रव्यमान है ना, वह द्रव्यमान जो है क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। तो ऐसे पिंड को हम लोग सतत पिंड बोल सकते हैं, जिसके अंदर द्रव्यमान क्या होता है, एक समान रूप से होता है। तो इसके अंदर द्रव्यमान एक समान रूप से होता है, इसीलिए इस पर हम बाहर से कोई बल लगाते हैं तो इसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है वह सतत रूप से क्या होता है? फैला हुआ होता है। तो इसीलिए हम लोग दृढ़ पिंड को सतत पिंड भी बोल देते हैं। तो सतत पिंड का द्रव्यमान केंद्र हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक है, सतत पिंड का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, सतत पिंड का द्रव्यमान केंद्र, सतत पिंड का द्रव्यमान केंद्र। तो दोस्तों कोई भी सतत पिंड हो, उस सतत पिंड का द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको जरा सुनो। सतत पिंड का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी पिंड हो उस पिंड को अत्यंत सूक्ष्म अवयवों में बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे मान चलो कि ये अपना क्या है, ये अपना कोई सतत पिंड है। ठीक है, ये सतत पिंड है। तो इस सतत पिंड का हमें क्या करना है? द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे अवयवों से बना हुआ मान सकते हैं। अब जब मान लेंगे तो हम लोग इसके कहीं भी एक बिंदु मान लेते हैं ए, अपने मन से कोई बिंदु मान लो ए, उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका XYZ। अब जो बिंदु माने रहेंगे उस बिंदु का द्रव्यमान हम लोग क्या लेंगे, छोटा सा द्रव्यमान होगा भाई, पूरा द्रव्यमान m, छोटा सा द्रव्यमान हम लोग लिखेंगे दोस्तों dm, छोटा सा द्रव्यमान हम लोग क्या लेंगे, dm लेंगे। तो अब जो हमने यक्स माना हुआ है उस यक्स के अपने को, उस यक्स का द्रव्यमान के अपने को क्या मिलेगा, XCm बराबर समाकलन XDM, ठीक है ना, XDM बटे समाकलन DM। तो DM का समाकलन m हो जाएगा और इसका तो ऐसे 1/m समाकलन XDM। इसी प्रकार दोस्तों YCM का हम लोग लिख सकते हैं समाकलन YDM बटा समाकलन DM। तो जाएगा 1/y 1/m, 1/dm का m हो जाएगा ना, 1/m समाकलन YDM। अच्छा, अगर z का रहता तो ZCM बराबर समाकलन ZDM बटा समाकलन DM। तो जाएगा 1/M समाकलन ZDM। ठीक, तो ये दोस्तों सतत पिंड का द्रव्यमान केंद्र निकालने का छोटा सा फार्मूला है। जो फार्मूला मैंने आपको शब्दों में बोला हुआ है, उस शब्द को थोड़ा सा लिख करके ना, जब आप इस फार्मूले को लिखोगे तो आपका और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भाई छोटा सा अपना चैप्टर। ठीक है, कि द्रव्यमान केंद्र के बारे में, कि द्रव्यमान केंद्र के बारे में छोटा सा चैप्टर था। मैंने उस चैप्टर को एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया, एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया। अब बारी आती है इस चैप्टर की न्यूमेरिकल की। तो इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल रहेगा दोस्तों, वह मिलेगा आपको अगली वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ 6 न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल, एकदम आसान न्यूमेरिकल है, और 6 न्यूमेरिकल आपको अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी आपको बताई गई है, मुश्किल से 3-4 पेज के अंदर सब थ्योरी आ जाएगी। वीडियो को बढ़िया से देख करके कुछ चीज़ें अपने मन से जो मैंने बोला हुआ है उसको, अगर आपके पास बुक है, बुक सामने रख करके आप बढ़िया तरीके से जब नोट्स बनाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से सुंदर सा नोट्स बना लिया हुआ है। तो नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद इस चैप्टर के जो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे उस न्यूमेरिकल को लगाना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे बेहद ही शानदार जानदार ज़बरदस्त चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते हैं भाई, चलते दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।